कैसे बेटा, अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था थर्मोडायनेमिक्स का बेटा, उसमें अपन ने क्या कहा था, उसमें अपने एंथैल्पी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, फिर अपन ने स्टार्ट किया था बेटा हीट कैपेसिटी। ओके, हमने कहा था सभी क्या है, ये एनर्जी की फॉर्म है, ऊर्जा के रूप है। तो फर्स्ट टाइप अपन ने क्या देखा था, इंटरनल एनर्जी, फिर अपन ने बात क्या की थी बेटा, एंथैल्पी। ठीक है, और जो थर्ड वाली जो एनर्जी की फॉर्म है बेटा हीट कैपेसिटी, उसको अपन ने स्टार्ट ही किया था, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ओके, हीट कैपेसिटी हेडिंग तो आपने लिखी थी, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। ओके, हीट कैपेसिटी, इसका सिंबल होता है बेटा सी। हीट कैपेसिटी हिंदी में बोलते हैं उष्मा धारिता। ओके, तो जैसे कल लेक्चर में इसके एक दो पॉइंट डिस्कस भी किए थे, वापस अगर थोड़ा सा मैं इसको रिपीट करवाऊं तो समझना, हीट कैपेसिटी मतलब क्या होता है, यानी हीट को गेन करने की टेंडेंसी कितनी है, उष्मा को ग्रहण करने की क्षमता कितनी है। ओके, तो क्या कहेंगे बच्चों, अगर कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है, गेन करता है, तो सीधी सी बात है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्लियर, तो अपन ने क्या कहा था, और ये इंक्रीजिंग कितनी होगी, जितनी वो हीट का एब्जॉर्प्शन करता है। तो अपन ने क्या कहा था, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल T। याद है ना, यहां जो प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं बेटा, इसकी जगह क्या करेंगे, कांस्टेंट जो यूज करते हैं C, वही क्या होता है हीट कैपेसिटी। तो अपन ने क्या लिखा था, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल T, तो Q इक्वल टू C डेल T, तो C क्या, Q बाय डेल T। समझ में आ गया, यहां जो C होता है वही तो क्या होता है, हीट कैपेसिटी होता है। क्लियर, हीट कैपेसिटी मतलब रेजिस्टिविटी फॉर चेंज इन टेम्परेचर। याद है ना, ताप में परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधकता, यानी अगर कांस्टेंट हीट पर अगर बात करें तो क्या होगा, जिस सिस्टम की हीट कैपेसिटी ज्यादा हो उसके टेम्परेचर में इंक्रीजिंग कम होगी, जिसकी हीट कैपेसिटी कम हो उसके टेम्परेचर में इंक्रीजिंग ज्यादा होगी। बेटा समझ में आ गया, क्लियर। तो ये तो अपने बात की थी हीट कैपेसिटी की, फिर अपने डेफिनेशन क्या लिखी थी, जैसे अपने कहा था बेटा C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई डेल T। अरे ध्यान है ना, C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई डेल T। अपने क्या कहा, डेल T क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीजिंग, ताप में परिवर्तन यानी ताप में वृद्धि। और अगर टेम्परेचर में जो इंक्रीजिंग है वो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बोले, क्या कहा, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बोले किसी सिस्टम के लिए, तो Q की वैल्यू क्या हो जाती है, C के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट होती है उसे क्या कहते हैं, उसकी हीट कैपेसिटी। समझ में आ गया बेटा, क्लियर। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, यूनिट अपन ने क्या लिखी थी, ऊपर Q है यानी जूल एनर्जी की फॉर्म में, अपॉन में टेम्परेचर यानी केल्विन, या फिर अपन ने क्या लिखा था, कैलोरी पर केल्विन। समझ में आ गया बेटा, ये अपने पास किसकी वैल्यू आई थी, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, और इसकी यूनिट और इसकी डेफिनेशन की अपन ने बात की थी। क्लियर, चलो बेटा ये तो नॉर्मल सी बात है कि हीट कैपेसिटी के लिए क्या होता है, कैसे होता है। ओके, अब इस हीट कैपेसिटी को क्या करता है, दो अलग अलग फॉर्म में और रिप्रेजेंट करता है। मैंने क्या कहा, दो अलग अलग फॉर्म में और रिप्रेजेंट करता है। एक तो क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, एक बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट। मैंने क्या कहा, ये है ओनली स्पेसिफिक हीट, यानी क्या कहा, ये ओनली हीट कैपेसिटी की बात करें तो ये उष्माधारिता C है, लेकिन मैं बात करूं मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट की, तो क्या होता है, कैसे होता है, समझना। मोलर का मतलब क्या होता है, 1 मोल के लिए क्या कहा, अरे मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटा, 1 मोल के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब है बाकी कॉन्सेप्ट सेम टू सेम होगा, क्या, टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट होगी वो तो हीट कैपेसिटी होती है। लेकिन यहां पर अब जो रिक्वायर्ड हीट टोटल सिस्टम के लिए ना बोल के ओनली क्या बोले, 1 मोल सबस्टांस के लिए बोले, तो उसे क्या बोल देंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। समझ में आ गया बेटा, मैंने क्या कहा, यानी क्या कहा, टोटल सिस्टम के लिए यूज ना करके, सिस्टम के अंदर तो सबस्टांस कितनी भी अमाउंट में हो सकता है, मुझे टोटल अमाउंट नहीं लेनी, मुझे क्या लेना है बेटा, 1 मोल के रेस्पेक्ट में बात करनी है। तो 1 मोल के रेस्पेक्ट में जो हीट कैपेसिटी होगी वही क्या होगी, मोलर हीट कैपेसिटी। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बच्चों, देखो हीट कैपेसिटी को अपन ने क्या लिखा बेटा, C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई डेल T। क्लियर, बात समझ में आई, ये तो क्या होती है, टोटल हीट कैपेसिटी होती है। और अगर इसे मैं क्या करूं, 1 मोल के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करूं, तो ये हीट कैपेसिटी क्या होगी, मोलर हीट कैपेसिटी होगी। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो। ठीक है बेटा, अगर बात करूं मैं इसकी यूनिट की, तो यूनिट देखो बेटा क्या हो जाएगी, इसकी मोलर हीट कैपेसिटी की यूनिट है, हमें पता है ऊपर क्या है, Q हीट एनर्जी की फॉर्म में, तो जूल पर केल्विन, और पर मोल के रेस्पेक्ट में तो क्या लिखेंगे, पर मोल। बात समझ में आ गई, या फिर क्या कह सकते हैं बेटा इसे, कैलोरी पर मोल इन, या फिर क्या बोलेंगे, केल्विन पर केल्विन इनटू मोल। समझ में आ गया, ये किसकी वैल्यू है बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी की यूनिट हमारे पास आ गई। तो मेरा कहने का मतलब क्या है,
हीट कैपेसिटी मतलब टोटल हीट कैपेसिटी, क्लियर। लेकिन पर मोल के रेस्पेक्ट में बात करें तो इसे क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी बोल देंगे, और ये इसका फॉर्मूला और इसकी यूनिट है बेटा, समझ में आ गया, क्लियर। लिखो बेटा, द रिक्वायर्ड हीट, स्टेटमेंट लिखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द रिक्वायर्ड हीट फॉर इंक्रीजिंग, द रिक्वायर्ड हीट फॉर इंक्रीजिंग 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सबस्टांस, 1 मोल को अंडरलाइन कर लेना बेटा, 1 मोल सबस्टांस इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। हिंदी में लिखो, 1 मोल पदार्थ, 1 मोल पदार्थ को अंडरलाइन कर लेना, 1 मोल पदार्थ का ताप, 1 मोल पदार्थ का ताप, 1 मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा मोलर उष्मा धारिता कहलाती है, 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 क्लियर। ठीक है, ये फॉर्मूला और इसकी यूनिट लिखो बेटा, लिख लिए। चलो, ये अपने किसकी बात की है बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर उष्मा धारिता। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी बेटा, पर मोल के रेस्पेक्ट में, क्लियर। टोटल कितनी भी अमाउंट हो, चाहे कितनी ग्राम हो, चाहे कितनी मोल हो, टोटल हीट कैपेसिटी तो ओनली सी होगा, क्लियर। लेकिन पर मोल के रेस्पेक्ट में बोले तो इसे मोलर हीट कैपेसिटी बोल देते हैं, क्लियर। चलो बेटा, अब बात करें इसे क्या करें, पर ग्राम के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करना है बेटा, देखो सी हमें पता है बेटा, ये तो क्या होती है, अरे टोटल हीट कैपेसिटी होती है। टोटल हीट कैपेसिटी तो क्या होता है, Q बाई डेल टी, यस और नो। ये तो क्या होती है, टोटल हीट कैपेसिटी, या जैसे अपन हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ये तो क्या होती है Q बाई डेल टी। अब मान लो कोई सबस्टांस है, कोई पदार्थ है, उसकी अमाउंट क्या है बेटा, m ग्राम है, W ग्राम है, जितनी भी हो, तो क्या कहेंगे बच्चों, ये तो टोटल अमाउंट के लिए है। अगर मैं इसे पर ग्राम के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करूं, मैंने क्या कहा, अगर इस टोटल हीट कैपेसिटी को मैं क्या करूं, सबस्टांस की पर ग्राम अमाउंट के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करूं, तो इसे क्या बोलूंगा, यानी पर ग्राम के रेस्पेक्ट में तो क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट। मैंने क्या कहा, इसे क्या नाम देते हैं बेटा, स्पेसिफिक हीट। और इसके लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, एस यूज करते हैं, समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है, क्या यानी 1 ग्राम पर ग्राम के रेस्पेक्ट में 1 ग्राम सबस्टांस का टेम्परेचर क्या 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट होगी उसे क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट। और एक बात और ध्यान रखना, जो स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है वो होता है क्या है बेटा, पर ग्राम के रेस्पेक्ट में यूज होता है। जैसे क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन देखते हैं स्पेसिफिक चार्ज Q बाई एम, ध्यान है ना, अगर m ग्राम अमाउंट है तो चार्ज कितना है Q, तो पर ग्राम के लिए क्या होगा Q बाई एम। समझ में आ गया। एक मोल कॉन्सेप्ट की सीट में जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम एक्सरसाइज में, वायरस का क्वेश्चन, इसमें आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी m ग्राम सबस्टांस है तो वॉल्यूम है V, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा V बाई एम पर ग्राम के लिए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जहां पर स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है वो किसके लिए होगा बेटा, पर ग्राम अमाउंट के लिए यूज होता है, यस और नो, क्लियर। ठीक है बेटा, तो क्या कहेंगे, अगर मैं कहूं इसकी यूनिट के लिए, तो यूनिट देखो बेटा क्या हो जाएगी, S इक्वल टू ऊपर Q है यानी हीट है, एनर्जी की फॉर्म जूल अपॉन केल्विन, और क्या पर ग्राम के लिए। बात समझ में आ गई, तो क्या करेंगे, ग्राम है इनवर्स, या फिर मैं क्या बोलूंगा, कैलोरी पर केल्विन इनटू ग्राम। समझ में आया बेटा, यस और नो, क्लियर। तो ये ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला और इसकी यूनिट, क्लियर। लिखो बेटा, लिखो, द रिक्वायर्ड हीट फॉर इंक्रीजिंग 1 डिग्री सेल्सियस और द रिक्वायर्ड हीट फॉर इंक्रीजिंग 1 डिग्री सेल्सियस और 1 Kelvin temperature of the required heat for increasing 1 degree Celsius or 1 Kelvin temperature of 1 gram amount of substance, 1 gram amount of substance
इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और स्पेसिफिक हीट ब्रैकेट में लिखो सी ग्राम या एस। ओके, हिंदी में लिखो बेटा 1 ग्राम पदार्थ, और 1 ग्राम को अंडरलाइन कर लेना, 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा धारिता, आवश्यक ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा धारिता या विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता या विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है बेटा, फटाफट फॉर्मूला लिखो और ये यूनिट लिखो, फॉर्मूला और यूनिट लिखो फटाफट। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ओनली हीट कैपेसिटी की बात करें तो समझ जाना बच्चों क्या कर रहा है, ओनली हीट कैपेसिटी यानी सी की ही बात कर रहा है, क्लियर। लेकिन पर मोल के रेस्पेक्ट में बात करें, जैसे मोलर हीट कैपेसिटी, तो समझ जाना किसकी बात कर रहा है, पर मोल के रेस्पेक्ट में, और पर ग्राम के रेस्पेक्ट में बात करें यानी स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा है, क्लियर। और कई बार क्या होगा बच्चों, चल के हमें आइडिया नहीं देगा कि कौन सी स्पेसिफिक हीट है, यानी स्पेसिफिक है, मोलर है या हीट कैपेसिटी है, तो आपको यूनिट देख के आइडिया लगाना है। क्या कहा, अगर कुछ भी नहीं है, मैंने क्या कहा, न मोल है न ग्राम है साथ में, तो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट है। पर मोल है मतलब मोलर वाली है, पर ग्राम है मतलब स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा है। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा देखो, ये तो अपने बात की हीट कैपेसिटी क्या होती है, और पर मोल सबस्टांस या पर ग्राम सबस्टांस के रेस्पेक्ट में कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्लियर। अब देखो बेटा, अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है, कैसे करना है, क्या करना है, समझना बच्चों। ये मैं फॉर्मूला पहले लिख रहा हूं वापस, ताकि पता चले इसी को अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अलग अलग रिजल्ट हमें कैलकुलेट करना है। ओके, कैसे बेटा देखो समझना, अगर मैं कहूं एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या कहूं, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के रेस्पेक्ट में बात करें बच्चों, तो देखो क्या करेंगे, हीट कैपेसिटी क्या होता है, C इक्वल टू क्यू बाई डेल टी, यस और नो। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर कहूं तो यहां मैं लिखूं P, और कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट कैपेसिटी होगी उसे क्या बोलते हैं, Cp। क्या कहा, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट कैपेसिटी होती है उसे क्या बोलते हैं, Cp, क्लियर। और ये जो हीट है बेटा, हमें पता है कांस्टेंट प्रेशर पर Q किसके इक्वल होता है, डेल H के इक्वल होता है, यस और नो। अरे एक एक चीज हमने डिस्कस की है, याद है ना। तो क्या कहा, डेल H अपॉन क्या बच गया, डेल T, क्लियर। अगर डेल T को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, डेल H इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cp डेल T, यस और नो। अरे बात समझ में आई, क्लियर। तो क्या लिखेंगे बेटा, फॉर n मोल, यानी n मोल्स के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा, डेल H मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल H इक्वल टू NCP डेल T। समझ में आ गया बेटा, यस और नो। ये जो जो फॉर्मूले ब्लॉक कर रहा हूं 1 बाय 1 हमारे यूज होंगे बेटा, क्लियर, ठीक है। और यहां से मैं क्या कर सकता हूं, देखो अगर इसी बात को मैं डिस्कस करूं, क्या एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या कहा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात करें तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, हमें पता है हीट कैपेसिटी क्या होता है, Q बाई डेल टी, यस और नो। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर मैं बात करूं तो C क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा, यस और नो, क्लियर, ठीक है। देखो बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात करें तो C को किससे रिप्रेजेंट किया, CV से कर दिया। और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमें पता है हीट क्या होता है रे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, U के इक्वल होता है नहीं होता, डेल U, यस और नो, क्लियर, ठीक है। अपॉन में क्या करेंगे, डेल T। ये कैसे लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होती है उसे क्या बोलते हैं, चेंज इन एंथैल्पी। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट एक्सचेंज होता है वो क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्लियर। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं बेटा, डेल U इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV डेल T, क्लियर। एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। और अगर मैं बात करूं बेटा तो क्या लिखेंगे, n मोल्स के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो देखो क्या लिखेंगे, डेल U इक्वल टू क्या हो जाएगा, NCV डेल T। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो। नोट करो बेटा फटाफट, फटाफट नोट करो।
अरे कर लिया क्या? चलो बेटा आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले आएंगे, कई सारे फॉर्मूले जो फिजिक्स में भी बच्चों आपके सामने ये फॉर्मूले आएंगे, लेकिन एक्चुअल में ये डेराइव कैसे होते हैं, कैसे होता है, कंफ्यूजन से बचने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना कैसे। बच्चों देखो ये अपना जो मेन फॉर्मूला है इसको मैंने एज इट इज लिखा है, C = Q/Δt। क्लियर? हमें पता है C क्या होता है बेटा, C होता है हीट कैपेसिटी, यानी टोटल हीट कैपेसिटी। टोटल हीट कैपेसिटी अगर किसी सबस्टांस के अंदर, सिस्टम के अंदर सबस्टांस के अगर टोटल n मोल है तो ये किसकी हीट कैपेसिटी है? टोटल n मोल की है। मैंने क्या कहा? इसका मतलब n मोल की हीट कैपेसिटी क्या है? C = Q/Δt। तो क्या करेंगे, 1 मोल की कितनी होगी? Q/Δt, साथ में अपॉन में n आएगा या नहीं आएगा? अरे n मोल के लिए हमें पता है बच्चों, देखो टोटल n मोल के लिए तो कितनी है? Q/Δt। यस और नो? और अगर 1 मोल की बात करूं तो क्या लिखूंगा? n × अरे अपॉन में n आएगा या नहीं आएगा? यस और नो? n मोल के लिए हीट कैपेसिटी, टोटल हीट कैपेसिटी आ गया समझ में, और 1 मोल के लिए तो क्या लिखेंगे? अपॉन में n आ गया समझ में। और n अगर है तो हमें पता है बच्चों 1 मोल के लिए हीट कैपेसिटी आ गई, 1 मोल के लिए वैल्यू आ गई, और 1 मोल के लिए जो हीट कैपेसिटी होती है उसी को तो अपन क्या कहते हैं? Cm, मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर? ठीक है बेटा। देखो अब क्या कहेंगे, ये जो Q/Δt होता है, अरे Q/Δt किसके इक्वल है? C के इक्वल है। तो देखो बेटा इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? Cm = क्या हो गया? C अपॉन में क्या बच गया? n। क्लियर? और ये C = क्या हो जाएगा? n × Cm आ गया समझ में। क्लियर? आप देख भी सकते हो कैसे। n क्या है? टोटल मोल। Cm क्या है? 1 मोल की हीट कैपेसिटी। तो 1 मोल के लिए जो हीट कैपेसिटी है उसको टोटल मोल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल हीट कैपेसिटी आएगी या नहीं आएगी? आएगी बेटा। क्लियर? ठीक है बच्चों, ये अपने पास क्या आया, यानी 1 मोल के लिए हीट कैपेसिटी है और टोटल हीट कैपेसिटी है, उनका आपस में रिलेशन। क्लियर? चलो बेटा आगे बात करते हैं। हमें पता है हीट कैपेसिटी जो होती है बेटा वो क्या होती है? Q/Δt। मैंने क्या कहा? अरे हीट कैपेसिटी क्या होती है? Q/Δt होती है, लेकिन ये तो क्या होती है? टोटल हीट कैपेसिटी होती है। क्लियर? और हमें पता है बच्चों टोटल हीट कैपेसिटी है, अगर क्या करूं बेटा, देखो अगर इस टोटल हीट कैपेसिटी को मैं क्या करूं? पर ग्राम के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करूं। क्यों? क्योंकि हमें पता है बच्चों, ये मान लो सबस्टांस की टोटल हीट कैपेसिटी है और सबस्टांस की टोटल अमाउंट कितनी भी हो सकती है, मैं मान रहा हूं m ग्राम है बेटा। क्लियर? सबस्टांस का मास कितना है? m ग्राम है। इसका मतलब ये हीट कैपेसिटी किसके लिए है? m ग्राम मास के लिए है। क्लियर? तो m ग्राम मास के लिए हीट कैपेसिटी ये है, तो 1 ग्राम मास के लिए क्या होगी? Q/Δt अपॉन में m साथ में। यस और नो? अरे हमें पता है m ग्राम के लिए हीट कैपेसिटी क्या है? Q/Δt। क्लियर? तो 1 ग्राम के लिए कितनी होगी? अपॉन में m। समझ में आ रहा है? क्लियर? और हमें पता है बच्चों अगर m ग्राम अपॉन में आ गया तो पर ग्राम के लिए हीट कैपेसिटी आई या नहीं आई? अगर पर ग्राम के लिए हीट कैपेसिटी है तो इसके लिए मैं क्या वर्ड यूज कर सकता हूं? एस। सीधी सी बात है, पर ग्राम के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर? ठीक है बेटा। और यहाँ ये Q/Δt होता है, अरे Q/Δt किसके इक्वल होता है? C के इक्वल। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? S = क्या बच गया? C/m। बात समझ में आ गई? तो C = क्या हो जाएगा बेटा? m × S। और फिजिक्स में कई जगह आपने फॉर्मूला देखा भी होगा, C = क्या होता है? ms। समझ में आ गया? और आप देख सकते हो n क्या है? सबस्टांस की टोटल अमाउंट या वेट। क्लियर? s क्या है? पर ग्राम अमाउंट के लिए हीट कैपेसिटी। तो क्या कहेंगे? पर ग्राम के लिए इतनी है, टोटल इतना ग्राम है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा बेटा? टोटल हीट कैपेसिटी आएगी या नहीं आएगी? आएगी बच्चों। क्लियर? ठीक है बच्चों। देखो एक फॉर्मूला आपके पास कैसे आता है, जैसे हमने ये लिखा है, हमने क्या लिखा है? S = क्या है? Q/m और आगे क्या है? Δt। यस और नो? है बच्चों? तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? Q = क्या लिखेंगे? ms Δt। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला भी कई जगह आपने देखा होगा। क्लियर? ठीक है बेटा। और ये जो हीट कैपेसिटी होती है बेटा S, ये क्या स्पेसिफिक है, कई जगह ये पूछ लेता है, तो ध्यान रखना। वाटर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है? 1 कैलोरी पर केल्विन इंटू ग्राम होता है बेटा। क्लियर? ठीक है। अगर मैं बात करूं जैसे आइस के लिए तो ये होता है बेटा 0.5 कैलोरी पर केल्विन इंटू ग्राम। क्लियर? या फिर मैं बात करूं जैसे वेपर के लिए तो क्या कहेंगे? वेपर के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 0.47 कैलोरी पर, यानी क्या होगा? केल्विन इंटू ग्राम। समझ में आ गया बेटा? यस और नो? क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, नोट करो फटाफट।
चलिए चलो बेटा उदाहरण दो। तो ये तो अपने बात की बेटा, देखो हीट कैपेसिटी क्या होती है और कैसे करना है, क्या करना है, यहां तक ठीक है। चलो बेटा आगे इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो अलग अलग जो प्रोसेस होते हैं, आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो, आइसोथर्मल हो, एडियाबेटिक हो, उस कंडीशन में आपसे सीधा टिक लगाने वाला क्वेश्चन पूछे इसमें हीट कैपेसिटी क्या होगी, उसमें क्या होगी, तो रटने की जरूरत नहीं है वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ओके चलो बेटा हेडिंग लिखो, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी फॉर डिफरेंट प्रोसेस, यानी भिन्न भिन्न प्रक्रमों के लिए ऊष्माधारिता। हीट कैपेसिटी फॉर डिफरेंट प्रोसेस यानी अलग अलग प्रोसेस की बात करें उसमें हीट कैपेसिटी क्या होगी। ओके चलो बेटा सबसे पहले बात करें फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। मैंने क्या कहा, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस यानी समदाबी प्रक्रम के लिए। तो समदाबी प्रक्रम के लिए तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, C इक्वल टू CP, यस और नो। अरे इसमें कोई खास बात नहीं है, हीट कैपेसिटी C और हमें पता आइसोबारिक प्रोसेस बोला है मतलब समदाबी प्रक्रम है, तो उसमें हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, CP से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमें क्या दे सकता है बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो क्या लिखेंगे, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस यानी सम आयतनिक प्रक्रम। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए C क्या होगा, CV होता है, यस और नो। अरे बात समझ में आई ना, अभी हमने रिप्रेजेंट भी किया था। क्लियर, ठीक है बेटा। अब बात करें जैसे फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो देखो बच्चों कैसे करना है, क्या करना है। नॉर्मली हमें पता है हीट कैपेसिटी क्या होता है, Q बाई डेल टी। क्लियर, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, यस और नो। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो हमें पता है डेल टी कितना होगा, 0 होगा, यस और नो। अरे आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल टी क्या होगा, 0। और 0 से डिवाइड करूंगा तो Q को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये बताओ बेटा वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी, यस और नो। अरे बात समझ में आई क्या कहा, क्लियर, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। एक अपन बात करेंगे जैसे फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, क्या कहा, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो हीट कैपेसिटी देखते हैं बच्चों क्या होगी। हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, C इक्वल टू Q बाई डेल टी। क्लियर, मैंने कहा था एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम देखते ही, नाम सुनते ही रुद्धोष्म, मैंने क्या कहा था बेटा, Q इक्वल टू क्या कर देना, 0, यस और नो। अरे एडियाबेटिक में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ हीट 0। क्लियर, Q इक्वल टू 0 हो गया, 0 से डेल टी को डिवाइड करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 0 ही आएगी, यस और नो। स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट है बेटा, मैं लिख के स्टार मार्क इसलिए कर रहा हूं, इनमें क्या होगा आपको थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दे देगा, ऐसा होता है क्या, वैसा होता है क्या, लेकिन रीजन मैं लिखा रहा हूं क्यों होता है, ऐसा होता है, इस वजह से ये 0 या इनफाइनाइट आएगा। क्लियर, ठीक है। एक कंडीशन हमें और पूछता है बेटा, क्या, ड्यूरिंग द फेज कन्वर्जन, क्या कहा, ड्यूरिंग द फेज कन्वर्जन यानी अवस्था परिवर्तन के दौरान। बच्चा कहेगा सर ये क्या है, तो बच्चों देखो फेज कन्वर्जन का मतलब क्या होता है समझना पहले इस बात को। अवस्था परिवर्तन का मतलब क्या होता है नॉर्मली कोई वाटर होता है या फिर जैसे आइस की बात करें बेटा, पहले अपन मान लो आइस है, उसको अपन मेल्ट करें, पिघलाए, तो हमें पता है पहले वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जब मेल्ट करेंगे पिघलाएंगे तो सॉलिड से लिक्विड में आएगा ही नहीं आएगा, आएगा बेटा, ठीक है। सॉलिड से जो लिक्विड में आता है वो क्या है, फेज कन्वर्जन, अवस्था परिवर्तन है, सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, ठोस से द्रव में आ रहा है। क्लियर, ठीक है। या फिर कोई लिक्विड है उसको मैं वेपर में कन्वर्ट करूं, वेपराइज करूं, तो हमें पता है वो क्या होगा, लिक्विड से वेपर यानी गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फेज कन्वर्जन, अवस्था परिवर्तन। क्लियर, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कोई भी सबस्टांस हो जाए उसे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में हम कन्वर्ट करें, इन सबको क्या बोलते हैं, फेज कन्वर्जन, अवस्था परिवर्तन। क्लियर, लेकिन समझने वाली बात क्या है, जिस पॉइंट पर ये चेंज होता है उसे बोलते हैं फेज कन्वर्जन पॉइंट, अवस्था परिवर्तन बिंदु। क्या कहा, जिस पॉइंट पर सॉलिड लिक्विड में या लिक्विड गैस में या गैस लिक्विड में या फिर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उस पॉइंट को एक फिक्स टेम्परेचर की वैल्यू को क्या कहते हैं, फेज कन्वर्जन पॉइंट कहते हैं बेटा, अवस्था परिवर्तन बिंदु। और जो अवस्था परिवर्तन बिंदु होता है, फेज कन्वर्जन पॉइंट होता है बेटा, उस पर खासकर ध्यान रखना बेटा, यानी फेज कन्वर्जन पॉइंट पर टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल टू क्या रहेगा,
कांस्टेंट होगा बेटा। मैंने क्या कहा, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट, एंड वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होता है। क्या कहा मैंने, यानी जहां फेज कन्वर्जन होता है बेटा उस पॉइंट पर टेम्परेचर प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, फिक्स रहेगा, लेकिन वॉल्यूम में क्या होगा, चेंज होगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा इस बात को, दो चीजें होती है, फेज हीटिंग, फेज कन्वर्जन। ठीक है, फेज हीटिंग उसी अवस्था में गर्म करते जाना। कैसे बेटा, ये लिक्विड है, इसको मैं हीट करना स्टार्ट करूं तो हीट करते ही क्या हो जाएगा, अरे गैस ऑन करते ही से पूरी वेपर बन जाएगी क्या, नहीं। या फिर इस वाटर को मैं फ्रीज में रखूं तो फ्रीज में रखते ही बर्फ बन जाएगी क्या, नहीं। कुछ टाइम तक तो सेम फिजिकल स्टेट में रहेगा, लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगा, इतनी आसानी से ना बर्फ बनेगी नहीं क्या वेपर बनेगी। क्लियर, यानी सेम फिजिकल स्टेट में रहना, ये तो क्या है, फेज हीटिंग, उसी अवस्था में गर्म करना जैसे अपन हीट कर रहे हैं। क्लियर, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सेम फेज, वही फिजिकल स्टेट अगर हो, इसे बोलते हैं फेज हीटिंग। और जिस पॉइंट पर ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा उस पॉइंट को बोलेंगे फेज कन्वर्जन पॉइंट, और इस प्रोसेस को बोलेंगे फेज कन्वर्जन अवस्था परिवर्तन। क्लियर, अब देखो फेज कन्वर्जन पर क्या होता है, एक्चुअल में क्या होगा, ये मान लो इसका टेम्परेचर 20-30 डिग्री सेल्सियस जो भी है बेटा, अपन इसे हीट करेंगे क्योंकि वेपर में कन्वर्ट करना है तो हीट देनी पड़ेगी। अगर अपन क्या करें बेटा, इसे हीट दे तो हमें पता है बच्चों क्या होगा, ये हीट में हीट गेन करके क्या करेगा, इसका टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज होगा नहीं होगा, सीधी सी बात है। वाटर अगर बॉईल होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, सीधी सी बात है। तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मूवमेंट ज्यादा होगी, मूवमेंट ज्यादा होगी तो कंटेनर है पात्र, उसकी दीवार यानी वॉल से कोलिजन ज्यादा होगी, कोलिजन ज्यादा होगी तो अप्लाइड प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन ये कब तक होगा, जब तक हीटिंग हो रही है उसी फेज में। आ गया समझ में। अब बात करें फेज कन्वर्जन स्टार्ट हो जाए अवस्था परिवर्तन बिंदु पर, जैसे वाटर की हम बात करते हैं तो हमें पता वाटर है बेटा, अगर वेपर में कन्वर्ट होता है, वेपराइज होता है, वाष्पीकृत होता है, किस पॉइंट पर होता है, 1 atm प्रेशर, और टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यस और नो, फिक्स है या नहीं है। वाटर की अगर बात करें अपन, फ्रीज की बात करें, फ्रीजिंग की बात करें, इसके जमने की बात करें, बर्फ में परिवर्तित होने की बात करें तो वो क्या होता है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस। यस और नो, फिक्स इसी पॉइंट पर होगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जहां पर फिजिकल स्टेट में चेंज होता है, अवस्था परिवर्तन होता है, फेज कन्वर्जन होता है, उस पॉइंट पर टेम्परेचर और प्रेशर की फिक्स वैल्यू होगी। समझ में आ गया, टी और पी क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ गया, क्लियर। बच्चा कहेगा सर फिर वॉल्यूम में कैसे चेंज होगा, वॉल्यूम में ऐसे चेंज होगा, सपोज करो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो जब लिक्विड से वेपर बनने लग गई, पहले लिक्विड था अब वेपर यानी गैस है, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा क्या, कभी नहीं होगा बेटा। गैसेस वॉल्यूम पार्टिकल्स है, उनका वॉल्यूम ज्यादा होगा क्योंकि पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी। यस और नो, क्लियर। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, फेज कन्वर्जन पॉइंट पर क्या होता है, फिजिकल स्टेट में चेंज हो जाता है तो क्या होता है, वॉल्यूम भी चेंज होने लगता है, क्योंकि पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज हो जाती है तो टोटल वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा, क्लियर। तो रटने की जरूरत नहीं, कैसे हुआ ये चीज दिमाग में सेट होनी चाहिए। फेज कन्वर्जन में क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम में चेंज होगा। क्लियर, ठीक है बेटा। अब बात करें, देखो सर बच्चा कहेगा सर यहाँ हीट कैपेसिटी से क्या रोल है इनका। बच्चों देखो क्या है, हमें पता फेज कन्वर्जन पॉइंट पर बात करें तो फेज कन्वर्जन पॉइंट पर हमें पता है टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। यस और नो, अरे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये बताओ बेटा डेल टी कितना होगा, 0। यस और नो, जब कांस्टेंट रहेगा कोई चेंज होगा ही नहीं तो चेंज कितना आएगा, चेंज इन टेम्परेचर 0। और ये अगर 0 है तो ये बताओ सी कितना हो जाएगा, 0 से डिवाइड करूं तो ये भी कितना आएगा बेटा, इनफाइनाइट आएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, समझ में आया बच्चों। तो अलग अलग कंडीशंस में आपसे कैसे पूछेगा, इसमें कितना उसमें कितना, कैसे करना है, क्या करना है। बात ठीक है, नोट करो फटाफट, को डाउट नोट करो फटाफट।
चलो बेटा कर लिए नोट, अरे कर लिए क्या? चलो बेटा ये अपने बात की जो अलग अलग प्रोसेस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होंगे, उसमें हीट कैपेसिटी क्या होगी, कैसे होगी, क्लियर? ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं बेटा। क्या सीपी और सीवी के रिलेशन की बात करें तो हमें कैसे करना है, क्या करना है बेटा, समझते हैं सीपी और सीवी में रिलेशन है क्या होगा बेटा। ओके चलो हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। कहने का मतलब क्या है, जो हीट कैपेसिटी की दो अलग अलग फॉर्म है सीपी और सीवी, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी, उसमें क्या रिलेशन होता है, यानी सीपी तथा सीवी में समान। ओके बच्चों देखो सीपी और सीवी में कैसे रिलेशन शो करते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स में, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हुए इनको आपस में कोरिलेट करते हैं। ओके कैसे बेटा, आपको याद है तो एक जैसे अपने पढ़ा है डेल एच इसको क्या होता है, डेल यू प्लस क्या होता है, पी डेल वी, यस और नो, अरे होता है। एक आपको ध्यान है बेटा, क्या अपने लिखा है डेल एच क्या होता है, एन सी पी डेल टी, यस और नो। एक हमने क्या लिखा है, डेल यू इसको क्या होता है, एन सी वी डेल टी, यस और नो, क्लियर? ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 2 मान लू, इसको इक्वेशन 3 मान लू, क्लियर? अलग से रटने की जरूरत नहीं है, जो अभी तक हमने पढ़ा उन्हीं का यूज करते हुए इक्वेशन डेराइव करते हैं। ओके तो मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है, इक्वेशन 1 2 3 की बात करूं तो क्या कहेंगे, इक्वेशन 1 2 3 में क्या कहेंगे, देखो बेटा इक्वेशन 2 से डेल एच कितना है, इसके इक्वल, तो डेल एच की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। इक्वेशन 3 में डेल यू कितना है, इसके इक्वल, तो यहाँ पर डेल यू की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, डेल एच की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, एन सी पी डेल टी, क्लियर, इक्वल टू डेल यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एन सी वी डेल टी, क्लियर, प्लस प्लस क्या हो जाएगा बेटा, पी डेल वी बेटा, ठीक है, यानी क्या लिखेंगे, पी डेल वी। अरे बात समझ में आ गई, क्लियर? ठीक है, इसको अगर हम इधर लेके आ जाएं तो क्या लिखेंगे, एन सी पी डेल टी माइनस एन सी वी डेल टी, इसको इधर लेके आ रहा हूं बच्चों, क्लियर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डेल वी। बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर? यहां से क्या करो, एन डेल टी कॉमन ले ले तो क्या लिखेंगे, एन डेल टी, तो यहां क्या बच गया, सीपी, ये क्या हो गया, सीवी, इक्वल टू क्या हो गया, पी डेल वी। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर? ठीक है, और हम जो स्टडी करते हैं बेटा वो क्या करते हैं, अरे फिक्स मोल के रेस्पेक्ट में करते हैं, नहीं करते, करते हैं। तो अगर मैं ये मानूं इफ n इक्वल टू 1 मोल, क्या कहा, n क्या हो, 1 मोल हो, एंड डेल टी इक्वल टू क्या हो बेटा, 1 केल्विन हो, क्लियर? मैंने क्या कहा, अरे हम जो स्टडी करते हैं फिक्स मोल यानी 1 मोल के रेस्पेक्ट में करें, और चेंज इन टेम्परेचर तो लेते ही कितने, हाँ हीट कैपेसिटी में 1 केल्विन, तो मैं 1 केल्विन मानूं, क्लियर? तो यहां से क्या बच गया अपने पास, तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या हो गया बेटा, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू पी डेल वी। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर? ठीक है बेटा, एक इसको अपन क्या कह सकते हैं, हमें पता है पीवी इक्वल टू क्या हो गया, एन आर टी, यस और नो, होता है बेटा। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, P डेल वी इसको क्या लिख सकते हैं, एन आर डेल टी, अरे यस और नो, हमें पता है बेटा। देखो कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम में चेंज होगा तो टेम्परेचर में चेंज होता है, नहीं होता, होता है बेटा, क्लियर? तो मैं क्या लिख सकता हूं, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू पी डेल वी, ठीक है, और पी डेल वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, यहाँ पर पी डेल वी के आगे क्या लिखेंगे अपन, एन आर डेल टी। अरे बात समझ में आ रही है, एन आर डेल टी। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या हो गया, एन आर डेल टी। और हमें पता है हम जो स्टडी करते हैं बेटा किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, वही अगर मैं मानूं, अगर इफ एन इक्वल टू 1 मोल, क्या कहा, एन 1 मोल हो और डेल टी कितना हो, क्या हो बेटा, 1 केल्विन हो, तो क्या लिख सकते हैं, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू, देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या हो गया, आर हो गया, यस और नो। इसे साइंटिस्ट के नाम पे बोला जाता है बेटा क्या, मेयर रिलेशन। क्या बोला जाता है, मेयर रिलेशन, मेयर संबंध एक साइंटिस्ट के नेम पे दिया गया है, क्लियर? तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं, सीपी इक्वल टू सीवी, अगर इधर आ जाए तो क्या लिखेंगे, सीवी प्लस आर। क्या कहा, सीवी की जो वैल्यू है, क्या कहा बेटा, सीवी की जो वैल्यू है उसमें अपन क्या करेंगे, आर ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। समझ में आया बेटा, क्लियर? कोई डाउट यहां तक, नोट करो फटाफट।
चलो, अरे बात समझ में आई बेटा कैसे करना है, यस और नो कर लिए। चलो, तो ये अपने बात की है क्या, सीपी और सीवी में रिलेशन की अगर बात करें तो हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है और क्या करना है बेटा, क्लियर। अरे यहां तक बात ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, एक एक चीज अपन सीक्वेंस चेक कर रहे हैं, छोटे मोटे फॉर्मूले ये बहुत काम आते हैं बेटा, क्लियर। चलो अब बात करते हैं अलग अलग गैसेज के लिए, आपको चल के वैल्यू तो देगा तो नहीं, लेकिन खुद आइडिया भी होना चाहिए क्या अलग अलग गैसेज के लिए सीपी क्या होता है और सीवी क्या होता है बेटा। ओके, तो हेडिंग लिखो, value of Cp and Cv, value of Cp and Cv for different types of gases, different types of gases, ठीक है, यानी विभिन्न प्रकार की गैसों के लिए Cp तथा Cv का मान क्या होता है, वैल्यू ऑफ Cp एंड Cv फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज। अलग अलग टाइप की गैस की अगर बात करें बच्चों तो देखो Cp और Cv की वैल्यू क्या आती है बच्चों, ठीक है, समझना अच्छे से क्या करना है। मैंने क्या कहा, पीछे जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उन्हीं का यूज करते हुए हमें रिजल्ट बताना है बेटा। ओके, देखते हैं, आपको याद है एक तो मैंने क्या लिखा, Cu इक्वल टू क्या, डेल यू क्या होता है, NCV डेल टी, यस और नो, अरे होता है नहीं होता। एक आपको याद है बेटा, हमने लिखा है डेल यू इक्वल टू F/2 NR डेल टी, यस और नो। बच्चा कहेगा सर ये कहाँ है था, बच्चों आपको याद है तो इंटरनल एनर्जी में लास्ट पॉइंट अपन ने यही लिखा था, याद है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, F/2 NR डेल टी। F क्या, ध्यान है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, गैस के अणुओं की स्वतंत्रता की कोटि, पीछे अपन ने डिस्कस किया है, क्लियर। इसका मतलब मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूं, इसको इक्वेशन 2 बोल दूं, तो क्या लिखेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर 1 एंड 2 से अगर हम कंपेयर करें तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है बेटा, NCV डेल टी, क्लियर, और इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या है, F/2 NR डेल टी। बात समझ में आ गई, N से N गया, डेल टी से डेल टी गया, तो फाइनली मेरे पास क्या बच गया बेटा, CV इक्वल टू क्या बच गया, F/2 R, ये मेरे पास क्या आ गया, CV की वैल्यू आ गई, समझ में आ गया बेटा, क्लियर। अब क्या करेंगे, F की वैल्यू पुट करते जाएंगे और CV हमारे पास आ जाएगा, क्लियर, ठीक है बेटा। और वही अगर मैं बात करूं क्या, अगर अपन ने क्या कहा, CP के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करें बेटा तो क्या करेंगे, आपको याद है अभी अपन ने क्या कहा, CP, अरे CP इक्वल टू क्या होता है बेटा, CV प्लस R, यस और नो, होता नहीं होता, तो क्या लिखेंगे, CP इक्वल टू क्या लिखेंगे, CV, यानी CV देखो बेटा अपने पास कितना आ रहा है, F/2R प्लस R, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, CP इक्वल टू F को देखो, R को अगर कॉमन ले ले, R कॉमन आ गया तो इधर क्या बच गया, F/2, इधर क्या बच गया 1, यानी क्या लिखेंगे, CP कितना आ जाएगा बेटा, F/2 प्लस 1R, बस F की वैल्यू पुट करते जाएंगे और CP और CV की वैल्यू आती जाएगी, क्लियर। और एक चीज और ध्यान रखना बेटा, क्या, ये जो CP और CV इन दोनों का रेशियो होता है इसको बोलते हैं गामा। मैंने क्या कहा, CP और CV इन दोनों का रेशियो होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, गामा से। बच्चा कहेगा सर ये क्या है, इसको बोलते हैं बेटा पॉइजन्स रेशियो, क्या कहा, पॉइजन्स रेशियो, ये ध्यान रखना बेटा, पॉइजन वो जहर वाला नहीं है बेटा, हिंदी मीडियम वाले रट लो इसको, जहरीला अनुपात। मैंने क्या कहा, पॉइजन्स रेशियो, यानी क्या, साइंटिस्ट के नेम पे बेटा इसे बोला जाता है पॉइजन्स रेशियो, समझ में आ गया, क्लियर। अब हमें पता है क्या, अलग अलग टाइप की गैसेज के लिए अपनी हेडिंग क्या है, ये तो सिर्फ मैंने फॉर्मूला डेराइव किया है। अलग अलग टाइप की गैसेज का मतलब यहाँ पर क्या है, मोनो, डाई, ट्राई, अलग अलग गैसेज होती नहीं होती, तो उनके लिए F की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है नहीं होती, F की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो हमें पता है बच्चों CP और CV की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट आएगी, यस और नो आएगी बेटा, और उसके अकॉर्डिंग गामा का रेशियो भी क्या आ सकता है, डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है। ओके, चलो बेटा देखते हैं, ये तो नोट कर लिया ना, क्लियर। चलो बेटा अब देखते हैं अलग अलग टाइप की गैसेस के लिए कैसे करना है, क्या करना है बच्चों। देखो F की वैल्यू पुट करते जाते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग CP और CV चेक करते जाते हैं, क्लियर। चलो बेटा, याद है तो खुद एक दो लेक्चर पहले मैंने लिखाई भी था, F की वैल्यू याद है ना। चलो बेटा तो देखो कैसे करना है, 4 क्या कहूंगा, 4 मोनो एटॉमिक गैस की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखेंगे, 4 मोनो एटॉमिक गैस, क्या कहा, अरे मोनो एटॉमिक गैस की बात करें तो हमें पता है बच्चों F कितना होता है, अरे 3 होता है नहीं होता, होता है बेटा, तो क्या लिखेंगे, F की वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे, CV इक्वल क्या होता है, F/2R, यानी F कितना है 3, तो 3/2R, ये हमारे पास क्या आ गया,
CV आ गया, यस और नो, क्लियर। अगर मैं बात करूं बेटा CP की, तो CP क्या होता है, F/2R, F कितना है बेटा 3/2 + 1 मल्टीप्लाई बाय क्या R, यस और नो। तो यहां से हमें पता है बेटा क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो क्या कह सकते हैं अपने, ये मेरे पास क्या CP की अगर मैं बात करूं तो 3 + 2 यानी कितना हो गया 5/2 R, ये मेरे पास क्या आ गया CP की वैल्यू आ गई। समझ में आया बेटा, क्लियर, ठीक है। अगर मैं गामा की बात करूं तो गामा मुझे पता है क्या होता है CP/CV। तो गामा देखो बेटा मेरे पास ये कितना आ रहा है 5/2R और CV कितना आ रहा है 3/2R। R से R को उड़ा दूं, 2 से 2 को उड़ा दूं, कितना हो गया बेटा 5/3। तो हमें पता है इसके लिए गामा कितना हो जाएगा 1.66। समझ में आया कैसे किया, क्लियर, यस और नो। ये रिजल्ट मेरे पास किसके लिए आया बेटा, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। CV क्या फॉर्मूला, CP कितना होता है और गामा कितना होता है, क्लियर। अब बात करें बच्चों क्या फॉर डायटोमिक और अपन क्या कहेंगे बेटा लीनियर, क्या कहा था लीनियर पॉली एटॉमिक गैस, क्या कहा था याद है ना, फॉर डायटोमिक और लीनियर पॉली एटॉमिक गैस। इसके लिए हमें पता है बेटा F कितना होता है, ध्यान है ना 5 3 5 6, याद है बेटा। तो क्या लिखेंगे F की वैल्यू 5, तो क्या लिखेंगे CV इक्वल टू क्या होता है F/2R, यानी F कितना है 5, तो 5/2R, ये तो किसकी वैल्यू है बेटा इसके लिए CV, क्लियर। और CP क्या होगा बेटा, हमें क्या कहते हैं F/2 + 1R, F/2, F कितना है बेटा 5, तो क्या लिखेंगे 5/2 + 1 मल्टीप्लाई बाई R। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं बेटा 2 + 5 कितना हो गया 7, यानी क्या लिखेंगे किसकी वैल्यू है ये CP की, तो CP क्या हो जाएगा 7/2R। समझ में आया कैसे किया, क्लियर, यस और नो। और अगर बात करें गामा हमें पता है बेटा क्या होगा CP/CV। तो CP मेरे पास कितना आ रहा है बेटा 7/2R, ये कितना आ रहा है बच्चों 5/2R। R से R को उड़ा दे, 2 से 2 को उड़ा दे, तो क्या करेंगे 7/5, क्लियर। तो गामा इसको कितना आ जाएगा बेटा 1.4, ये क्या आ गया इसके लिए गामा की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया कैसे किया, क्लियर, ठीक है। तीसरी कंडीशन मेरे पास और क्या आ सकती है बेटा फॉर नॉन लीनियर, अरे याद है ना नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक गैस, नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक गैस। और हमें पता है ऐसी कंडीशन है तो इसके लिए F कितना होता है 6 होता है 3 5 6, याद है ना बेटा। तो क्या लिखेंगे CV, अगर बात करूं मैं CV की तो CV क्या हो जाएगा 6/2R मतलब CV कितना हो जाएगा बेटा 3R, यस और नो। अरे बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है बेटा। एक हमें पता है CP की अगर मैं बात करूं तो CP क्या होगा F/2R, यानी क्या लिखेंगे F/2 + 1R। F कितना है बेटा 6/2 + 1 और R इसका मतलब CP कितना हो जाएगा बेटा, यानी यहां से अपन कर सकते हैं। तो देखो एक तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं CP इसको कितना होगा 8/2R, अरे 8/2R, या फिर मैं क्या कर सकता हूं इसे 4R भी हम इसे बोल सकते हैं, क्लियर। यहां पे बेटा दोनों वैल्यू अपन ब्लॉक कर सकते हैं, कोई सा भी ऑप्शन हमें दे दे। समझ में आया, 6/2R बोल दे या फिर 3R बोल दे, क्लियर। यहाँ पे 8/2R बोले चाहे 4R बोले, क्लियर। और अगर इसके लिए गामा की बात करें तो गामा हमें पता है क्या होता है CP/CV। तो क्या करेंगे 4R/ क्या हो जाएगा 3R, R से मैं R को उड़ा दूं तो गामा इसको कितना आ जाएगा बेटा 4/3 यानी 1.33। ये मेरे पास क्या आ गया गामा की वैल्यू आ गई। कैसे किया बेटा, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। अरे यहां तक बात समझ में आई क्या। चलो बेटा, तो ये अपने बात की है अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या करना है CP CV वगैरह ये सब क्या होते हैं अलग अलग टाइप की गैसेस के लिए, क्लियर। अरे यहां तक बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर। चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वही अपना जो हीट कैपेसिटी अपने पढ़ा इस पे हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हमसे डिस्कस कर सकता है, कैसे करना है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, यहां तक नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है, बाय।